दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मजबूरियां दिल्ली की भी है तो मजबूरियां मुंबई की भी है और मजबूरियां गुजरात लॉबी की भी है। और इन सब मजबूरियों के लिए संसद के सत्र के ठीक पहले अगर अलग तरीके से एक पुराने सहयोगी को साथ लाने की कवायद हो रही है तो उस कवायद को जरा देखें और उन परिस्थितियों को देखें तो साफ पता चल जाएगा कि 400 पार का नारा जब बिखर गया, 240 पर आकर अटक गया और नानी फैक्टर पर निर्भरता कम करने के हालात पैदा होने लगे, तो इन सब के बीच महाराष्ट्र में, मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या है और इनकी मुलाकातों के मायने को यदि समझने की कोशिश की जाए तो एक साथ कई सारी चीजें साफ होती है। अब इन मुलाकातों के आईने में नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर पर निर्भरता कम करना भी है। तो महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राजनीतिक परिस्थितियां जिसमें एकनाथ शिंदे के हाथ से शिवसेना को निकालने की कवायद भी है। लेकिन इन सब से ऊपर जो सबसे बड़ा टारगेट दिखाई दे रहा है वो टारगेट दिल्ली की सत्ता को गठबंधन की सियासत में 5 साल किसी तरह पूरे करने के लिए सुरक्षित बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बनता जा रहा है। पिछले साल 9 जून को जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभाली थी, बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार के मुखिया बनने के लिए वो मजबूर हुए थे। उसके बाद बैसाखियों ने जिस तरह से कीमत वसूलनी शुरू की, चाहे वो बैसाखी आंध्र प्रदेश की हो, चाहे वो बैसाखी बिहार को ही की हो और चाहे महाराष्ट्र की बैसाखी को किनारे लगाने की जो कवायद की गई, यानी एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की जो कवायद की गई, अब उस खेल को क्लाइमेक्स पर पहुंचाने की तैयारी तो नहीं हो रही। आइए जरा विस्तार से इस पूरे खेल को समझते हैं कि हो क्या रहा। दरअसल पिछले 2 दिनों में 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई है। कल जब मुलाकात हुई थी, कल जब दोनों एक समारोह में थे, उस वक्त मजाकिया अंदाज में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनके यानी भारतीय जनता पार्टी के तो विपक्ष में जाने की संभावना 2029 तक नहीं है। स्वाभाविक है कि वो लगभग अकेले दम बहुमत में है तो विपक्ष में क्यों जाएंगे। लेकिन ये ऑफर भी दिया कि उद्धव ठाकरे चाहे तो उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं और उसके लिए रास्ता निकाला जा सकता है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जहां 288 विधायक चुनकर आते हैं, 288 में 145 पर बहुमत का आंकड़ा बनता है और भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक है, यानी बहुमत से केवल दर्जन भर विधायक कम है। और सहयोगी दल चाहे अजीत पवार की पार्टी हो या एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, इन दोनों को मिला दे तो 90 से ज्यादा विधायक हो जाते हैं कुछ छोटे सहयोगी दलों के साथ। तब उस परिस्थिति में 10-12 विधायकों वाली पार्टी को साथ लाने के लिए रास्ता निकालने की बात क्यों हो रही है। महाराष्ट्र में तो बहुमत का कोई आंकड़ा खराब हो नहीं रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बचाने का कोई खेल नहीं है। दरअसल सरकार बचाने का खेल दिल्ली के लिए है और दिल्ली के खेल को यदि आप समझने चले तो 75 पार की बातें जिस ढंग से शुरू हो गई है, 11 सितंबर को मोहन भागवत का 75 साल पूरे करना और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरे करना और इन सब के बीच दो और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करना, इसके बहुत सारे सियासी मायने लोग निकाल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वेद और उपनिषद रिटायरमेंट के बाद पढ़ने की बात की, उस पर समय देने और जैविक खेती की बात की कि वो जैविक खेती करेंगे। लेकिन राजनीति में सब कुछ जैविक ही होता है और जब सब कुछ जैविक ही राजनीति में होता है तो क्या महाराष्ट्र में वही सब कुछ हो रहा है। जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी 2027 के बाद के और रिटायरमेंट प्लान को लेकर बहुत सारी बातें कही। लेकिन इन सब के बीच जो रिटायर होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, जो इस सत्ता को 5 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए 240 से 272 तक पहुंचने के लिए जरूरत किसकी है। जरूरत है नीतीश कुमार के 12 विधायक सांसदों की, जरूरत है चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों की, जरूरत है एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों की। यानी इन तीनों दलों को मिलाकर जो 35 सांसद है, ये 35 सांसद कभी भी भारतीय जनता पार्टी को 240 पर पहुंचने के बावजूद विपक्षी बेंच पर बिठा देने की काबिलियत रखते हैं।
सत्र दर सत्र सरकार को किसी प्रकार से खींचा जा रहा है। और जब सत्र दर सत्र सरकार को खींचने की कवायद है, तो इन सब के बीच उद्धव ठाकरे को आखिर कौन सा ऑफर दिया जा रहा है? आज जब मुलाकात हुई, तो कहा जा रहा है कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू नहीं करने, आसान शब्दों में कहें तो हिंदी को नहीं थोपे जाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। उसके बारे में एक संकलन, एक किताब भी प्रस्तुत की गई। कई लोगों के उसमें लेख भी बताए जाते हैं। लेकिन क्या सियासत में सब कुछ यूं ही होता है? और क्या इसी तरह से लगभग अकेले बहुमत में बैठे हुए देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे को साथ आने की बात कर रहे हैं? तो जरा इसके पीछे की परत को देखें, तो शुरुआत करनी होगी आंध्र प्रदेश से। क्योंकि जिस प्रकार से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए एसआईआर जैसी एक्सरसाइज का सीधा विरोध जताते हुए एक तरह से चंद्रबाबू नायडू ने यह कह दिया कि एसआईआर के प्रोसेस की जांच एक दूसरी संवैधानिक संस्था कैग करे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करे। ये एक संवैधानिक संस्था जो इस देश में चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराती है, उसके ऊपर बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। और साफ जाहिर है कि संवैधानिक संस्था के बहाने निशाना मोदी सरकार पर था। चंद्रबाबू नायडू निशाना मोदी सरकार पर साध रहे थे। और अब चंद्रबाबू नायडू उम्र के जिस पड़ाव पर है, अब वो 1997 वाली उस गलती को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जब प्रधानमंत्री पद के रेस में शामिल होने से उन्होंने एक तरह से अपनी अनिच्छा जता दी थी। आज की स्थितियां ये है कि उन्हें तमिलनाडु, उन्हें आंध्र प्रदेश में भी अपने लिए, अपने बेटे के लिए राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है, समय रहते मुख्यमंत्री बनाना है। और दिल्ली की होड़ में यदि एक बार शामिल होने का मौका मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को देखा आपने, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी जा रहे हैं, चंपारण इलाके में। और जब नरेंद्र मोदी कल जा रहे हैं बिहार, तो नीतीश कुमार ने आज जो ऑफर जनता के लिए दिया है, 125 यूनिट बिजली हर परिवार के लिए मुफ्त करने की बात जो आज नीतीश कुमार ने की है, जरा सोचिए कोई भाजपा का मुख्यमंत्री होता या एनडीए का कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बेहद अच्छे संबंधों का निर्वाह कर रहा होता, तो जब प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर बिहार में रहने वाले हो, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त मंच प्रधानमंत्री के मंच से ऐलान करना होता, ताकि भारतीय जनता पार्टी उस क्रेडिट में अपनी हिस्सेदारी को साझा कर पाती। लेकिन नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के दौरे के 24 घंटे पहले सोशल मीडिया पर यह ऐलान करके एक तरह से भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ना ले, इसका पुख्ता इंतजाम किया। और जब यह पुख्ता इंतजाम नीतीश कुमार ने किया, तो अगले नवंबर के बाद, यानी बिहार विधानसभा चुनाव जो संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद नायडू और नीतीश का रुख क्या होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन यह चिंता नरेंद्र मोदी की है। देवेंद्र फडणवीस की चिंता नरेंद्र मोदी की चिंता के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक साझा प्लेटफॉर्म पर कहां आकर टिकती है। नरेंद्र मोदी के साथ देवेंद्र फडणवीस की चिंता साझा प्लेटफॉर्म पर आकर टिकती है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र की सियासत में बहुत उग्र चुनावी हिंदुत्व के लिए कोई स्पेस नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में मराठी अस्मिता के साथ हिंदुत्व का सिर्फ तड़का भर लगाने के लिए जगह है। और वो काम बाल ठाकरे के जमाने में शिवसेना बखूबी करती रही थी। और अब बाल ठाकरे के वारिस के हाथ में जब शिवसेना थी, सरकार चल रही थी शिवसेना की, शिवसेना के नेतृत्व में, उस दौर में शिवसेना के साथ कौन सा मॉडल हुआ? गुवाहाटी मॉडल। नौबत यहां तक आई कि संविधान पीठ तक उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ को बनानी पड़ी। कई सारे बड़े लैंडमार्क जजमेंट एक ही जजमेंट में देने पड़े। और उसी जजमेंट के ठीक पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री पद ही नहीं निकला, पार्टी का विधायक दल ही नहीं निकला, पार्टी का नाम और सिंबल यानी चुनाव चिन्ह भी निकल गया था। शिवसेना का नाम, शिवसेना का विधायक दल, शिवसेना का चुनाव चिन्ह, सब कुछ मातोश्री के हाथ से निकलकर एकनाथ शिंदे के हाथ चला गया था। पर्दे के पीछे कौन था? पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। और अब जिस प्रकार से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे को किनारे लगाया गया, एकनाथ शिंदे को जब किनारे लगा दिया गया, तो उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो एकनाथ शिंदे अपनी नाखुशी को सार्वजनिक तौर पर किसी न किसी बहाने जाहिर करते रहे। और अब पिछले कुछ दिनों के हालात को देखें तो शिंदे सरकार के दरमियान लिए गए फैसले हों, शिंदे गुट के यानी शिवसेना के जो भी मंत्री या कुछ विधायक हो, उनके खिलाफ जांच का मामला हो, देवेंद्र फडणवीस
भले ही विपक्ष की तरफ से कोई बड़ी मांग नहीं आए, लेकिन वो जांच की सिफारिश कर दे रहे हैं। ये बातें शिंदे गुट को ठीक नहीं लग रही। लेकिन जांच की सिफारिश जो की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? शिंदे कोई एक पार्टी खुद से बनाकर तो आए नहीं थे। बाल ठाकरे के साथ थे, और जब बाला साहब के साथ वो थे, तो उनकी पार्टी को, उनकी विरासत को तोड़ कर लाए गए थे। और जिनके सहयोग से तोड़कर लाए गए थे, उनका मकसद 2024 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में पूरा हो चुका। यानी ऑपरेशन शिंदे उनके लिए फिनिश हो चुका था, वो चैप्टर क्लोज हो चुका था। और जब वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, तब उस चैप्टर को सरकार में रखना, और उसके बाद विपक्ष में कांग्रेस जैसी पार्टी खड़ी हो, विपक्ष में शरद पवार की पार्टी खड़ी हो जाए, इन सब हालातों से एक अलग हालात पैदा करने के लिए उद्धव ठाकरे को अब ताकत देने की तैयारी हो रही है विधानसभा चुनाव में। चाहे उस नतीजे से कोई सहमत हो या ना हो, हम आप बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो महाराष्ट्र चुनाव में तमाम तरह के संशय के माहौल को देखते हैं उस पूरे वर्डिक्ट में। लेकिन सच्चाई यही है कि आज की तारीख में जिनको सर्टिफिकेट मिला वही विधायक हैं और वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के दम पर सत्ता बनी हुई है। तो अब उसे हमें स्वीकार करना होगा। और जब अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र की जनता का जो जनादेश आया, उस जनादेश में 50 से ज्यादा विधायकों के साथ शिवसेना यानी शिंदे गुट आया, और शिंदे गुट सरकार का हिस्सा बना हुआ है। भाजपा के लोगों के लिए मंत्री पद की कसमसाहट बढ़ती जा रही है, लेकिन शिंदे गुट को एकोमोडेट करना पड़ रहा है। किस लिए? दिल्ली की सियासत के लिए। तो शिंदे गुट के लोगों पर जांच का मकसद क्या है? तो जरा जांच का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए वापस चलते हैं 2021-22 के दौर में, जब शिवसेना के लोग या एनसीपी के लोगों पर जांच चल रही थी। और जांच के बाद क्या हुआ? छगन भुजबल पर जांच चली, शिवसेना के कई लोगों पर जांच हुई। जांच के बाद दोनों पार्टियां टूटी, चाहे एनसीपी हो शरद पवार की या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, पार्टी टूटी, सरकार टूटी। अब जो ये जांच चलाई जा रही है, कहीं ये कवायद तो नहीं है कि वापस इन्हें उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाने के लिए कहा जा रहा हो? पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से जिस प्रकार का जनादेश आया, उसमें 9 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली और 7 सीटें एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवसेना को मिली। यानी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उद्धव ठाकरे, तब भी एकनाथ शिंदे से ज्यादा सांसद जिताकर वो दिल्ली लेकर आए। अब स्थिति यह है कि इन 9 और 7 को जोड़े तो 16 होता है, और 9 और 7 को ऐड करने पर जब 16 होता है, मोटे तौर पर कहें कि 9 सांसदों को साथ लाने की तैयारी हो रही है, तो इसके बदले में गिव एंड टेक क्या होगा? राजनीति में एक तरफा खेल नहीं होता, राजनीति में कुछ लेन देन करना होता है। लेन देन नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, लेन देन का मतलब कि राजनीति में एक तरह से दोनों दलों के लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट का, दोनों के लाभार्थी होने की परिस्थितियों को निर्मित करना होता है, तब जाकर कोई बड़ी डील संभव होती है। लेकिन इस डील के लिए क्या-क्या चीजें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सामने रख सकती है? 2 दिन में 2 मुलाकातों को यदि मौजूदा परिदृश्य में देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले दिखाई देता है बीएमसी का चुनाव। दिल्ली की सल्तनत को, दिल्ली की सत्ता को, मोदी सत्ता को बचाने के लिए बीएमसी की कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और बीएमसी की कुर्बानी उद्धव ठाकरे के लिए दी जा सकती है। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका, मुंबई की का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिवसेना का एटीएम माना जाता है। और जब उसे शिवसेना का एटीएम माना जाता है, तो स्वाभाविक है पार्टी चलाने के लिए बीएमसी किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को चाहिए। बीएमसी का चुनाव कभी भी कराया जा सकता है, जल्दी ही उसकी टाइमिंग सबके सामने आ जाएगी, और वो चाहिए उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे को उसमें सेफ पैसेज चाहिए। ये बात अघोषित तौर पर ही सही, लेकिन सभी लोग मानते हैं कि बीएमसी शिवसेना को उद्धव ठाकरे को चाहिए। पहले भी उनका लंबे समय से, 2.5 दशक से बीएमसी पर बाला साहब के जमाने से कब्जा रहा है। लेकिन शिवसेना को जब बीएमसी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी बीएमसी के साथ और क्या दे रही है? मार्केटिंग में आप देखते हैं कि बाय वन गेट वन का जमाना है, एक के साथ एक फ्री पाओ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक के साथ दूसरा भी फ्री दे रही है? तो दूसरा फ्री क्या दे रही है? यहीं पर जांच एजेंसियों के माध्यम से और जांच के माध्यम से शिंदे गुट के विधायकों में और सांसदों में जो खलबली की स्थितियां हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है
कि शिवसेना की कमान, सांसदों और विधायकों का दल उद्धव ठाकरे को सौंपने की तैयारी की जा रही है। और कभी भी एक खबर आ सकती है कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल अकेले वैसे ही पड़ गए जैसे 2022 में उद्धव ठाकरे पड़ गए थे। यानी तब उद्धव ठाकरे के हाथ से कमान निकली थी, अब एकनाथ शिंदे के हाथ से कमान निकल सकती है। सवाल यह है कि दिल्ली की सल्तनत को बचाने के लिए सारा खेल क्यों जरूरी है? सारा खेल इसलिए जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार की मजबूरियां कब तक की है? नीतीश कुमार की मजबूरियां नवंबर तक की है। नीतीश कुमार के साथ दिक्कत क्या है कि बिहार में अगर अभी वो राजद के साथ चले जाएं तो बिहार में जो वोटिंग पैटर्न है, इस बात की गुंजाइश ज्यादा है कि अगर राजद और जदयू मिलकर चुनाव लड़े तो राष्ट्रीय जनता दल जदयू से बड़ा विधायक दल हो सकता है। 5-7 विधायक उसके ज्यादा जीत सकते हैं, 10 विधायक ज्यादा जीत सकते हैं। फिर नीतीश कुमार के लिए वही परिस्थितियां निर्मित होंगी, यानी सहयोगी दलों की तरफ से बिग ब्रदर एटीट्यूड वैसे ही दिखाया जाएगा जैसे 2015 के गठबंधन में राजद की तरफ से दिखाया गया, या फिर 2022 के गठबंधन में भी राजद की तरफ से दिखाने की कथित बातें सामने आई। लेकिन नीतीश कुमार यदि एनडीए के साथ रहते हैं तो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग इस बात को मानते हैं, ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक इस बात से सहमति जताते हैं कि जेडीयू आरजेडी से बड़ी पार्टी हो सकती है। पिछली बार चिराग मॉडल के तहत जेडीयू की सीटें साजिशन कम की गई, इस वजह से आरजेडी जेडीयू से बड़ी हो गई। अन्यथा आमने सामने की लड़ाई में जेडीयू जब किसी बैसाखी के साथ चुनाव लड़ रही हो, किसी मजबूत सहयोगी के साथ चुनाव लड़ रही हो, तो राष्ट्रीय जनता दल से आगे निकल सकती है। जनाधार भले ही राष्ट्रीय जनता दल का बड़ा है, लेकिन एक बार जब बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाए, उसके बाद के जो हालात बनते हैं, जिस दिन आरजेडी का विधायक दल जेडीयू से छोटा हुआ, उस दिन राजद और जदयू के गठबंधन की सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात करीब करीब तय है कि राष्ट्रीय जनता दल के सामने स्थिति क्या होगी। वही कहावत जो हिंदी भाषी भारत में कही जाती है, बिना मामा के काना मामा अच्छा। यानी सत्ता ना मिले, मुख्यमंत्री पद ना मिले तो सत्ता में हिस्सेदारी तो मिल जाए, और जब सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए, वो स्थितियां ही नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहकर अपने पॉलिटिकल फ्यूचर, अपनी पार्टी के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए निर्मित करना चाहते हैं। तो फिर नवंबर में उनका काम बीजेपी के साथ निकल जाएगा, तो क्या वो बीजेपी और एनडीए के खूंटे से बंधे रहेंगे? स्वाभाविक है कि इसकी गुंजाइश बेहद कम दिखाई देती है। रही बात चंद्रबाबू नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू अब बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन के करीब पहुंच रहे हैं। और जब बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन के वो करीब पहुंच रहे हैं, तो दिल्ली में वो अगले चरण सिंह, अगले चंद्रशेखर और अगले देवेगौड़ा बनने के लिए एक आदर्श विकल्प इंडिया गठबंधन के सामने हो सकते हैं। इस बात से भी नरेंद्र मोदी भली भांति वाकिफ है। तभी उद्धव ठाकरे के लिए एक रेड कारपेट बिछाने की नौबत आ रही है कि इंडिया गठबंधन की एकता को पहले तोड़ने की कोशिश की जाए। एकता तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर मुफीद कौन दिखाई दे रहा है? आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार है पंजाब में। आम आदमी पार्टी खुलकर भाजपा के समर्थन में खड़ी नहीं हो सकती। ममता बनर्जी का सवाल ही नहीं उठता। जिस राज्य में 30-32% अल्पसंख्यक वोट हो, वो पार्टी खुलकर भाजपा के समर्थन में आ जाए, कल्पना से परे है। स्टालिन का सवाल ही नहीं उठता। शरद पवार की सियासत और जो बेस वोट है, सवाल ही नहीं उठता कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर गठबंधन में चले जाएं। तो जो पार्टी पूर्व में भाजपा के साथ गठबंधन का हिस्सा रही है, उसी पार्टी पर दांव लगाया जा रहा है, और उसी पार्टी पर दांव लगाकर संसद में 272 के गणित को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और विधायक दल, संसदीय दल तीनों शिंदे के हाथ से निकालकर उद्धव ठाकरे के हाथ में किसी दिन जाता हुआ दिख जाए तो कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही बीएमसी में एक सेफ पैसेज दे दिया जाए तो इसके लिए भी आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। अंततः सियासत मजबूरियों का और सामंजस्य का खेल होता है, और मजबूरी और सामंजस्य के बीच की जो महीन लाइन है, उसी महीन लाइन के इर्द गिर्द शिवसेना की आगे की सियासत दिखाई दे रही है। और इसी सियासत में महाराष्ट्र की राजनीति के सहारे दिल्ली को साधने की जो कवायद है, उसी कवायद में देवेंद्र फडणवीस का ऑफर दिखाई दे रहा है। एक बात जरूर है कि एकनाथ शिंदे को निराश करने के बाद अमित शाह कमजोर पड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि अमित शाह के लिए एनडीए गठबंधन में पार्टी के बाहर जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला सहयोगी दल है और उसके नेता है, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। नीतीश कुमार और अमित शाह के रिश्ते जग जाहिर है कि किस तरह के हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते।
चंद्रबाबू नायडू के साथ जो रिश्ता है वो भी सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को अंदर खाने पसंद नहीं करते। लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए एकनाथ का एकमात्र भरोसा ही एनडीए के साथ उस रिश्ते की डोर ही अमित शाह के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब मजबूरियां सत्ता बचाने की आ जाए, मजबूरियां सर्वाइवल की आ जाए और सर्वाइवल की जरूरत दोनों तरफ से हो, बीएमसी बचाने के लिए भी, बीएमसी पर फिर से वर्चस्व हासिल करने के लिए भी और दिल्ली की सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते की दिशा में देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी की तरफ से मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं या देवेंद्र फडणवीस को इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ और खेमे का सहयोग मिल रहा है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल तो देखते जाइए कि परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है और इन्हीं परिस्थितियों के इर्द गिर्द कम से कम संसद का मानसून सत्र जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उस मानसून सत्र से लेकर संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन तक की जो परिस्थितियां हैं, उसमें सब कुछ सामने आता हुआ दिखाई देगा। तो देखते रहिए, सियासत का यही चाल चरित्र और चेहरा है और इसी को मौजूदा दौर में कोई चाणक्य नीति कहता है, तो कोई संधियों और दुर्विसंधियों के बीच की परिस्थितियों में कोई आदर्श राजनीति तो कोई अवसरवाद की राजनीति के बीच विकल्प के तौर पर तलाशते रहने की कोशिश करता है। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।